Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये भूगोल ज्योग्राफी में क्लास 10th एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है, जो है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग कैसे हमारे देश में है, कितने प्रकार का है, कितने प्रकार से उसको बांटा गया है, उसका क्या प्रभाव है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, यहाँ से जोड़ के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसको बहुत जरूरी है देखना, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और पूरे एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है, नाम है विनिर्माण उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दूसरा सेक्टर है उद्योग, ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग इसी के अंतर्गत आता है। हमें इसमें पढ़ना है कि भारत में कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं, उद्योगों के प्रकार कितने हैं और उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है और उद्योगों से क्या नुकसान होता है पर्यावरण को लेकर के, उन सबको हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे। तो इस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। लिखा है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। याद रखना, कच्चे माल को जब मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसी को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं, इसी को हम उद्योग कहते हैं। ठीक है, लिखा है, क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लौह इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। तो याद रखना, कागज का कच्चा माल कौन है? लकड़ी। चीनी का कच्चा माल क्या है? गन्ना। लौह इस्पात का कच्चा माल क्या है? लौह अयस्क। और एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइट। तो याद रखना, कच्चे माल को अगर मूल्यवान उत्पाद में हम परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। तो ये सब विनिर्माण के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेशे उद्योग भी हैं, जैसे हमारे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी हो गया आपका रेशमी वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ लिखा है, द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। तो जो ये चैप्टर है, ये अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्रियाओं का क्षेत्र है, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। लिखा है, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। याद रखना, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होती है वो विनिर्माण उद्योग पर ही डिपेंड होती है। विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या होता है? तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की और विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। याद रखना, अगर ये नहीं होगा तो सेवा क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा और कृषि का कच्चे माल का उपयोग नहीं होगा। इसीलिए इसको हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और कृषि पर निर्भरता को कम भी करता है। कौन? तो द्वितीय और तृतीय सेक्टर। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। ठीक है, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। तो याद रखना, जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए थे भारत में, उसका उद्देश्य यही था कि क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाए, क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रीय असमानता बहुत ज्यादा है। आगे है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। अगर याद रखना, वस्तुओं का अगर ज्यादा निर्माण होगा तो वो निर्यात को बढ़ावा देगा। ठीक है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो अगर हम निर्यात ज्यादा करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता चला जाएगा। आगे लिखा है कि वह देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में
विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो भारत का विकास इसी में निर्भर था, जब हमारे यहाँ उद्योगों का तेजी से विकास हो, क्योंकि वहाँ रोजगार भी मिलता है। आगे लिखा है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कृषि के कच्चे माल का ही उपयोग उद्योगों में होता है और उद्योगों के चीजों का इस्तेमाल कृषि में होता है, जैसे एक ट्रैक्टर। ठीक है, तो ट्रैक्टर कहाँ बनता है? उद्योगों में बनता है। फिर उसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि में। ठीक है, और कच्चे माल कहाँ उपयोग होते हैं? तो उद्योग में। तो एक दूसरे के पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लिखा है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों, यही मैंने आपसे बात किया। तो भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि जो है पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। याद रखना, हमारे यहाँ जो उद्योग लगे हैं वो सब किस पर निर्भर है? तो जो है कच्चे माल पर, और खास करके कृषि के कच्चे माल पर निर्भर है। तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि का पर विकास मतलब किसान निर्भर हैं। तो मतलब यह है कि अगर उद्योगों में इनका निर्माण नहीं होता तो किसान ये सब चीजें यूज नहीं करते। तो इसलिए दोनों को क्या लिखा है? दोनों के पूरक हैं। और मैंने शुरू में आपको यही उदाहरण समझाया था जो आगे लिखा हुआ है। आगे लिखा है इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और जो है प्रतिस्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज दुनिया के सामने हमारी वस्तुएं जब पेश हो रही हैं तो कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा तो होगी ही अन्य देशों से। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो हमारी वस्तु अगर गुणवत्ता पूर्ण होंगी तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाएंगे, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें विनिर्माण उद्योग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आगे लिखा है जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का क्या योगदान है, इसके बारे में तो यहाँ लिखा है पिछले पिछले 2 दशकों में से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% से जो है 17% ही है। तो पहले 27% था, अब 17% हो गया है विनिर्माण उद्योग का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान होता है। तो याद रखना, जो पेवर है वो आपका 27 से 17 है, बाकी और सबका योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। अन्य देशों में उद्योगों का योगदान कितना है? 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। यह हमारे यहाँ तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। तो हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इसीलिए हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद बनाई गई है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता को और अच्छा किया जा सके। अब यहाँ लिखा है औद्योगिक अवस्थिति। कोई भी उद्योग कभी स्थापित जब होते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। अगर हम उद्योग हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे कच्चा माल हो, हमें पूंजी हो, श्रम उपलब्ध हो, मजदूरी उपलब्ध हो और बाजार हो। ठीक है, तो उसी पर उद्योग निर्भर होते हैं। तो यहाँ लिखा भी है उसी चीज को। तो लिखा क्या है? उद्योगों की स्थापना जो है स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, तो जहां कच्चा माल होता है वहीं उद्योग लगाया जाएगा, पहली शर्त है। दूसरा, श्रमिकों की उपलब्धता होती रहे। तीसरा, पूंजी भी हो। और चौथा, शक्ति के साधन और बाजार आदि हो। तो शक्ति के साधन के रूप में ऊर्जा हो, और अगर बाजार भी होगा तभी उद्योगों की स्थापना वहां पे की जाती है, नहीं तो नहीं। तो कच्चा माल, बाजार, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पूंजी और श्रमिक के साथ साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें जब भी रहेंगी तभी उद्योगों की स्थापना हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। आगे लिखा है इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। याद रखना, कहीं भी जो उद्योग लगाए जाते हैं तो ये सब एक ही स्थान पर नहीं मिलते हैं। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों।
अथवा जहां उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। याद रखना, हमारे देश में उद्योग हर जगह स्थापित नहीं हो सकते। जहां पर ये चीजें उपलब्ध होती हैं वहीं उद्योग लगाया जाता है। तो औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। तो जब औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे गांव से लोग शहरों की ओर आते हैं और नगरों का विस्तार होता जाता है, तो उसी को हम नगरीकरण प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। याद रखना, जहां औद्योगिकरण होगा वहीं नगरीकरण होगा, इसलिए औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलेंगे। नए उद्योगों को बाजार और सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। याद रखना, अगर कहीं उद्योग लगाया जाएगा तो उद्योग लगाने के लिए वहां पे बहुत चीजों की आवश्यकता होगी। कैसे? बैंकिंग, बैंकिंग अगर रहेगा तो वहां लोगों को पैसा उपलब्ध हो जाएगा। बीमा होगा, उद्योगों में कोई चीज उत्पादन होगा तो उसके लिए परिवहन होना चाहिए, श्रमिक होना चाहिए और एक वित्तीय सलाहकार होगा। तो ये सब सेवाएं प्रदान करते हैं। तो याद रखना, नए उद्योगों की स्थापना से नए नए मार्केट की खोज हो जाती है। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास की ही केंद्रित हो जाते हैं। याद रखना, बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो नगरों के आसपास ही होते हैं, जिसे हम अमूमन बचत कहा जाता है। ऐसे उद्योगों स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। वहां एक उद्योग लगाते हैं और धीरे धीरे वहां पे बहुत सारे उद्योग क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, स्वतंत्रता के पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। ठीक है, पहले क्या होता था, दूसरे देशों से हम जो चीजों को आयात करते थे उसी पर निर्भर था। परिणामतः कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते थे। तो पहले क्या था कि कोई भी जब उद्योग स्थापित होते थे तो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते थे, क्योंकि वहीं से उनको कच्चा माल मिलता था। अब यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि उद्योग बाजार संबंध क्या होता है। तो उद्योग में कोई चीज का उत्पादन होता है और बाजार में वो बिकती है। तो उद्योग बाजार का संबंध क्या होता है? पहले होता है निवेश। निवेश के रूप में कच्चा माल अथवा उसके घटक होते हैं। फिर उत्पादन घटक क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। अब इनसे क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। अब वस्तुओं का जब निर्माण हो गया तो परिवहन के द्वारा उसे कारखानों में लाया गया, कारखानों से उसे तैयार माल किया गया, फिर उसको परिवहन करके कहाँ लाया गया? बाजार में लाया गया। ठीक है, अब बाजार में लाया गया तो बाजार से जो पूंजी मिलती है उसी पूंजी को दोबारा हम कहाँ लगा देते हैं? उद्योगों में लगा देते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना होगा कि कैसे उद्योग का बाजार से संबंध होता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भली बात समझ गए होंगे कि बाजार और जो है उद्योगों का क्या संबंध होता है। आगे लिखा है, किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई उद्योग लगाते हैं तो यह कोशिश की जाती है कि वह न्यूनतम उत्पादन लागत हो। जितना कम लागत से हम कोई उत्पादन करेंगे उतना हम लाभ कमाएंगे। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे लिखा है, उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या होती है? एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो लिखा है, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत हो। मतलब उद्योग कहाँ स्थापित होंगे? जहां पे कच्चा माल उपलब्ध हो। दूसरा है उत्पादन के वितरण की लागत हो। तीसरा है उस स्थान पर उत्पादन की लागत हो। और चौथा, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय लिया जाए। इससे क्या होता है? उद्योगों के लिए एक आदर्श माहौल बन जाता है और वहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं। अब लिखा है उद्योगों का वर्गीकरण। हमारे देश में उद्योग जो है वो कई प्रकार के हैं, उन्हीं को एक अलग प्रकार या उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो हमारे उद्योग हैं वो कितने वर्गीकरण में, कितने प्रकार में बटे हैं। लिखा है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ। ये सब क्या है? ये सब एक मतलब इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उद्योगों से निर्मित है और ये सबका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो उसी को यहाँ बताया गया है कैसे उनको प्रकार में बांटना है। लिखा है, यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। उद्योगों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। याद रखना,
कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो कुछ उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? जहां कच्चा माल होता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कितने हैं? अब यही आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन जिसे जूट कहते हैं, रेशम उद्योग वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी और वनस्पति तेल। ये सब कृषि से कच्चे माल मिलते हैं और वहीं से उद्योग लगाए जाते हैं, तो हमेशा कच्चे माल के नजदीक ही लगाए जाते हैं। दूसरा, खनिज आधारित, लौह इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं और ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं। दोनों कच्चे माल के नजदीक ही लगाए जाते हैं। याद रखना, लौह इस्पात उद्योग वहीं लगाया जा सकता है जहां पर लोहा प्राप्त होता है। सीमेंट का उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहां चूना पत्थर मिलता है। एल्यूमिनियम वहीं लगाया जाएगा जहां बॉक्साइट मिलता है। पेट्रो रसायन वहीं होगा जहां पर जो है उर्वरक के काम होते हैं। तो याद रखना, इसीलिए इसको बहुत जरूरी है समझना। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। दूसरा तो पहला है उसमें आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? जो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं, जो दूसरे उद्योग को जन्म देते हैं। तो लिखा है जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। ये सब उद्योग किस पर निर्भर हैं? तो याद रखना, ये सब आधारभूत उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या है? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ये उपभोक्ताओं के उद्योग होते हैं जो बाजार के निकट भी लगाए जाते हैं। पूंजी निवेश अगला है जो उद्योग है, वो है आपका कौन सा? तो अगला है पूंजी निवेश के आधार पर। तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। बिल्कुल सही बात। अधिकतम स्वीकार निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य रूप समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है। याद रखना, पूंजी के आधार पर हमारे यहाँ लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, बृहद उद्योग भी लगाए जाते हैं, ये भी याद रखना। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर बात करें तो निजी उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उद्योग होते हैं और संयुक्त उद्योग होते हैं। तो यहाँ तीनों लिखा है। सार्वजनिक उद्योग जो सरकार चलाती है, निजी उद्योग जो निजी व्यक्ति चलाते हैं और संयुक्त उद्योग जो दोनों मिलकर चलाते हैं। तो लिखा है पहला है सार्वजनिक उद्योग में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा जो है सरकार द्वारा संचालित उद्योग होते हैं, जैसे भारत के हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल जिसे कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये सब किसके एजेंसियां हैं? ये सब सरकार की कंपनियां हैं, इनमें प्राइवेट सेक्टर का कोई योगदान नहीं है। दूसरा है निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है। टिस्को जो है आपका, टिस्को कहाँ है? जमशेदपुर में, तो प्राइवेट है। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये भी प्राइवेट हो गया। डाबर उद्योग, ये भी प्राइवेट हो गया। ये भी हमारे यहाँ उद्योग चलता है। तीसरा है संयुक्त उद्योग। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ स्वामित्व के आधार पर 3 तरह के उद्योग होते हैं। ये समझना है। अब ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? तो सहकारी उसे कहते हैं जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों और दोनों के हाथों में होता है। याद रखना, जो उत्पादन करते हैं, जो श्रमिक होते हैं, सब मिलकर जब उत्पादन करते हैं तो उन्हें हम सहकारी उद्योग कहते हैं। ठीक है, संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। मतलब जब लाभ होता है या हानि होगी तो सब में विभाजन क्या होगा। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, केरल का नारियल उद्योग इसी पर आधारित है। तो याद रखना, महाराष्ट्र में जो चीनी उद्योग है सब सहकारी उद्योग पर निर्भर है, और केरल का नारियल उद्योग। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम सब विशेष ध्यान नहीं दे पाते NCERT पर। कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग। दूसरा हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। तो याद रखना, हल्के उद्योग भी होते हैं और भारी उद्योग भी होते हैं, ये भी एक उद्योग का प्रकार है। तो ये विभिन्न उद्योग के जो प्रकार थे मैंने बता दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं, लिखा है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कुछ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सूती वस्त्र,
पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है वस्त्र उद्योग। तो याद रखना, हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग में कई प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। ये सब क्या हो जाते हैं, वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो वस्त्र उद्योग में कौन कौन कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और इनका अर्थव्यवस्था में रोजगार में क्या योगदान है, ये हम देख लेते हैं। तो लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण लगभग 14% का योगदान है। याद रखना, औद्योगिक उत्पादन में अकेले 14% का योगदान किसका है, तो वस्त्र उद्योग का। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो याद रखना, सबसे अधिक लोगों को रोजगार कहाँ मिला है, कृषि में, और दूसरा है आपका सूती वस्त्र उद्योग में लगभग 350 लाख व्यक्तियों को, तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कौन, वस्त्र उद्योग। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से जो है उच्चतम अतिरिक्त जो है मूल उत्पाद की श्रृंखला के परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। याद रखना, यह ऐसा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग जो विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान भी काफी है, और ये कच्चे माल के उत्पाद को बढ़ाता भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हमारे देश का है, जो रोजगार भी सबको देता है। यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से उद्योग वस्त्र उद्योग में आते हैं। तो लिखा है, पहला रेशम उद्योग। रेशम उद्योग कहाँ से मिला, कच्चा रेशम। फिर धुनाई कताई हुई तो सूत बनाया गया, बुनाई हुई तो कपड़ा बुना गया, रंगाई और प्रसिद्ध हुआ तो वस्त्र गारमेंट्स में बन गया, और विनिर्मित वस्तुओं में बाजार में बिकने लगा। तो ये प्रक्रिया होती है वस्त्र उद्योग के बनाने में। अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योगों में पहला है सूती वस्त्र उद्योग। तो लिखा है, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, मतलब कि अब कपड़ा जो है विद्युत से बनने लगे। ठीक है, पहले हाथ से बनते थे। उपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड से बने बनाए कपड़े मशीनों से आते थे, और वो जो है हमारे यहाँ के जो है हाथ से बने कपड़ों से ज्यादा सस्ते होते थे, तो लोग जो है वैसी कपड़े को पसंद करते थे। उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यही हुआ। यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था और भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। तो जब प्रथम 2 विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो भारतीय कपड़े को ज्यादा प्रोत्साहन मिला। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के सारे उद्योग क्या थे, ठप पड़ गए थे विश्व युद्ध होने के कारण। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का लाभ हमारे उद्योगों को मिला है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे है, नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशों के कपड़ा मिले थी। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में और शेष सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में है। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं, जिनमें से 4 से 10 हथकरघे हैं। मतलब कि इतना बड़ा जो है जाल हमारे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का लगाया गया है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन और पतनों मतलब बंदरगाहों की समीपता, श्रम और नमी युक्त जलवायु आदि कारकों से उनके स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सूती वस्त्र उद्योग वहीं लगाया जा सकता है जहां पे कपास की उपलब्धता मतलब कच्चा माल हो, बाजार भी हो, परिवहन भी हो, बंदरगाह भी हो जहां से निर्यात कर सके, श्रम भी हो और नमी युक्त जलवायु हो। क्यों नमी युक्त, जिससे जो है सूती वस्त्र के धागे ना टूटने पाए। नहीं तो अगर ज्यादा जो है शुष्क जलवायु होगी तो धागे टूट जाएंगे, तो कपड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए मुंबई के आसपास देखा वहां नमी युक्त ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां सूती कपड़ा ज्यादा लगाए जाते हैं। इन उद्योगों का कृषि से निकट का संबंध है, क्योंकि वो कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पे कपास की उपलब्धता हो। और कृषक को कपास चुनने वालों, काठ बनाने वालों, उसका बंडल बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन करने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह आजीविका प्रदान करता है। तो इतना काम मिलता है सूती वस्त्र उद्योग में, इतना काम मिलता है लोगों को, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग में लोगों को रोजगार कृषि के बाद ज्यादा मिलता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक,
मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। याद रखना, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु पर केंद्रित है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नम जलवायु है और यहीं पर सूती कपड़ा के लिए कपास उपलब्ध है। लेकिन सूती, रेशमी, जरी जो है, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला हो, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य जो है हथकरघों, विद्युत करघों और मिलों में होता है। तो हमारे यहाँ बुनाई का काम कहाँ होता है? तो मशीनों से भी और हाथों से भी। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। तो हमारे देश में बहुत सारे बुनकर हैं और उनको जो है वहां पर ये जो है उद्योग उनको अपने घर में लगाए हैं, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। वह उनके रोजगार का साधन होता है। यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी ने सूती, कातने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया था? इसीलिए बल दिया था क्योंकि ये रोजगार का क्या होते हैं? तो ये रोजगार का सबसे बड़े साधन होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, उपरोक्त आंकड़े जो है ये बताते हैं, उसको देखना है। आगे लिखा है, भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। तो हमारे यहाँ जो सूत होता है उसका निर्यात हम जापान को करते हैं। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश कौन कौन से हैं? तो हम जापान को, अमेरिका को, जो है इंग्लैंड को, रूस को, फ्रांस को, पूर्वी यूरोपीय देश को, नेपाल को, सिंगापुर को, श्रीलंका को, अफ्रीका के देशों को हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो यही हमारे बाजार हैं। तो सूती कपड़े के बाजार यही सब देश हैं। इसीलिए भारत सूती कपड़े के व्यापार में बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा, क्योंकि हमारे देश में के सूती कपड़े की मांग अन्य देशों में ज्यादा थी। अब यहाँ पे भारत में सूती वस्त्र जो है वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र लगाए गए हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र, तीनों को मिला कहते हैं वस्त्र उद्योग। तो पहले सूती मिलें कहाँ कहाँ लगी हैं? तो आप देख सकते हैं सूती मिलें ज्यादातर महाराष्ट्र और आपका गुजरात के क्षेत्र में लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपास ज्यादा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोयम्बटूर को भी भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कोयम्बटूर, मदुरै भी जो है सूती वस्त्र का केंद्र है। इसके बाद जो है आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल में भी हमें सूती वस्त्र की चीजें देखने को मिलती हैं। ऊनी वस्त्र ज्यादा कहाँ पर है? तो ऊनी वस्त्र ज्यादा उत्तर भारत में है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में ठंडी ज्यादा होती है, तो ऊनी वस्त्र का केंद्र यही ज्यादा है। आपका अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, शाहजहांपुर जो है, वाराणसी, कानपुर, ये आपका सूती वस्त्र का है। अहमदाबाद में भी है और इसके अलावा अगर देखा जाए बंगलुरु में भी हमें सूती वस्त्र का केंद्र मिलता है। लेकिन रेशमी वस्त्र को देखा जाए तो रेशम ज्यादा कहाँ होता है? तो आपका चाहे वो आपका क्षेत्र हो गया कौन सा, तो आपका एक हो गया वाराणसी का, एक हो गया आपका जो है ये पश्चिम बंगाल का, और फिर या फिर जो है आपका ये कर्नाटक में जो है बंगलुरु के पास, इन सब के क्षेत्र के पास मैसूर में जो है रेशमी वस्त्र ज्यादा होता है, क्योंकि रेशम कर्नाटक में ज्यादा होता है। ठीक है, और झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है। तो इन्हीं सब केंद्रों में हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग का केंद्र फैला हुआ है। आगे लिखा है, तकुओं की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। तकुआ मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ कपड़ों की बुनाई की जाती है उसमें, इसमें चीन का प्रथम स्थान है। भारत में इनकी संख्या लगभग 11-12 के अनुसार 431.3 लाख थी। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो कताई होती है उसी को नाम दिया गया है। उस मामले में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। आते हैं, सूती रेशों के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% ही है। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ निर्यात व्यापार में इसका हिस्सा 4% है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा जो योगदान 1/4 है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनों से कपड़े बनने लगे हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उनका उपभोग करने में सक्षम है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। तो हमारे यहाँ सूती मतलब कपड़े की मांग भी ज्यादा है। लेकिन बुनाई और कताई तथा परक्रमण इकाइयों देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र के कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं जहां अधिकतम छोटी और बिखरी हुई इकाइयां ही हैं।
जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा ही कर पाता था। हमारे यहाँ जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वह स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाते हैं। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है। तो हमारे यहाँ कपड़ा की मांग ज्यादा होने के कारण जो है उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश की है। विडंबना है कि हमें कपड़े का आयात भी करना पड़ता है। लिखा है आगे, धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह जो है पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। तो हर जगह मूल्य वृद्धि होती है क्योंकि लागत लगती है, इसलिए कपड़ा महंगा हो जाता है। आगे लिखा है, यदि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि 2015-16 में 301.5 लाख गांठें, मतलब जो बांधा जाता है उसको गांठ कहते हैं, ठीक है, और प्रत्येक 170 किलोग्राम दर्ज की गई। यद्यपि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषता बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादन और कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा आदि है। तो हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल उद्योग बन रहे हैं उससे सूती वस्त्र को ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमारे यहाँ मशीनों की जो है उपयोगिता भी काफी कम है, ये भी देखा जाता है। अब आते हैं पर्सन उद्योग। पर्सन उद्योग को कहते हैं जूट उद्योग। तो भारत का जो आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वही आपका जूट उत्पादन का काफी बड़ा क्षेत्र है और सारे उद्योग वहीं पर लगाए गए हैं। भारत पर्सन और पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक होता है, मतलब उत्पादक है। तो पहले हमारे यहाँ क्या था, पर्सन हमारे यहाँ कम होता था क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादा होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ पर्सन मतलब जूट भी ज्यादा होता है और जूट से निर्मित सामान भी हमारे देश में सबसे बड़ा हो गया है तथा बांग्लादेश के पश्चात, ठीक है, ये अब आंकड़ा बदल गया है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। क्या रखना, बांग्लादेश निर्यातक मामले में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन मामले में अब नंबर 1 भारत हो गया। ये बात याद रखना, डाटा बदल चुका है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर जो है 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित था। याद रखना, जैसे मान लीजिए भारत का मैप है तो आपका जो ये आपका नदी है कौन सी, हुगली, तो इसी के इर्द गिर्द जो है 98 किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो है पर्सन उद्योग लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि पर्सन उद्योग में जो जूट होता है उसको पानी में धुलना पड़ता है, तो उसकी धुलाई हुगली नदी में की जाती थी। यहाँ लिखा है, पहला पर्सन उद्योग कोलकाता के निकट सिरसा में 1855 में लगाया गया था। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पर्सन मिलें जो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। तो हमारे यहाँ विभाजन होने से जूट उद्योग को काफी नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ का मिलें हमारे यहाँ थी, लेकिन जूट का उत्पादन क्षेत्र कहाँ चला गया, बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ उद्योग में कच्चे माल की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हमें विभाजन से यह नुकसान हुआ। आगे लिखा है, हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण हैं। मतलब कि पर्सन उद्योग हुगली नदी के किनारे ही क्यों है, इसके कई कारण हैं। जैसे उत्पादन जो है पर्सन उत्पादक क्षेत्रों के निकटता, याद रखना हुगली नदी के आसपास ही पर्सन उत्पादन होता है। सस्ता जल परिवहन, वहां पे जल परिवहन सस्ता है, सड़क है, रेल है और जल परिवहन का जाल वहां अच्छा है। कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायता हो जाता है। कच्चे पर्सन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से श्रमिक भी उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ इन राज्यों से श्रमिक भी वहां मिल जाते हैं। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान निर्यात के लिए बंदरगाह भी यहाँ पे सुविधाएं भी हैं। तो बंदरगाह भी है, बाजार भी है, श्रमिक भी हैं और वहाँ पे परिवहन भी सस्ता है और नदी किनारे जल भी उपलब्ध है। इसी कारण नदी है हुगली जहाँ पर पर्सन उद्योग का विकास हुआ है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अलग अलग सेंटेंस बना के पूछा जा सकता है। वर्ष 2010-11 में पर्सन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों को और जूट और मेस्ता की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों को रोजगार मुहैया कराता था। इस उद्योग ने अन्य अनेक उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इतने लोगों को रोजगार भी दे रहा है। 10-11 में पर्सन, आज इसकी संख्या और बढ़ गई होगी। आगे लिखा है, इस उद्योग को चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम उस वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राजील,
फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। 3 देशों से हमें सामना भी करना पड़ता है कंपटीशन का। यदि पर्सन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है। तो हमारे यहाँ क्या है, सरकार ने नीति बना दिया है कि हर वस्तुओं का पैकिंग जो है पर्सन बोरियों में होगा, इसीलिए इसकी मांग गांव हमारे देश में बढ़ गई है। यदि मांग बढ़ने है तो उत्पाद में विविधता भी आवश्यकता है। 2005 में राष्ट्रीय पर्सन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्सन का उत्पादन बढ़ावा, गुणवत्ता में सुधार करना, पर्सन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये सब शामिल था। पर्सन के प्रमुख खरीदार कौन कौन है आज वर्तमान में हमारे देश के? तो इसके खरीदार हैं अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। हमारा यहाँ से पर्सन वहाँ जाता है नियमित वस्तुओं के रूप में। आगे लिखा है, बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए एक अवसर प्रदान किया। याद रखना, जो जूट से सामान बनते हैं उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, इसलिए इसकी मांग लगातार अब बढ़ने लगी है। लोग अब जूट के सामान खरीदने लगे हैं। अब बात करेंगे चीनी उद्योग की। तो चीनी उद्योग हमारे यहाँ का एक कृषि आधारित उद्योग है, और ये भी याद रखना, ये विश्व में जो है काफी इसका लोकप्रिय स्थान भारत में है। तो लिखा है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान ब्राजील का है, लेकिन गुड़ और खाड़सारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। तो चीनी और गुड़ और खाड़सारी तीनों गन्ना से बनता है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। तो गन्ना, जहाँ गन्ने की खेती होती है वहीं पे मिल लगाई जाती है, नहीं तो गन्ना सूख जाएगा। तथा ढुलाई में इसके जो है सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, मतलब उसमें रस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो लिखा है 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें थी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है। मौसमी मतलब कि जब गन्ने की कटाई होगी तभी ये चलती है, नहीं तो ये बंद रहती हैं साल भर। अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सहकारी क्षेत्र में लोगों को जो है हर तरह के काम करने का मौका मिल जाता है। पिछले कुछ वर्षों में से इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ सहकारी खेती हो रही है और वहाँ गन्ना काफी मीठा भी होता है। इसका मुख्य कारण यहाँ गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा, वही हो गया, यहाँ गन्ना अधिक मीठा होता है, उसमें रस ज्यादा होता है, इसलिए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में चीनी मिलें अपेक्षाकृत ज्यादा लग रही हैं। ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियों की सफल रही हैं। यही सब कारण है कि इन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी को वाक्य बना के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। चुनौती क्या क्या है? इस उद्योग का अल्पकालिक उद्योग होना, पुरानी और असक्षम तकनीक का इस्तेमाल होना, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न होना, यही सब चुनौतियां हैं जिसे दूर करके हम इसको और सफल बना सकते हैं। अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग। कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो खनिज आधारित हैं? तो वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में, ठीक है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग के आने वाले प्रमुख उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, जैसे उसमें पहला है आपका लौह और इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग भारत में कहाँ लगाया गया है? जहां लोहा ज्यादा पाया जाता है, और ये जो है एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य उद्योगों को ये आधार देता है। तो लिखा है, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग होता है। आपको मैंने पहले बता दिया, बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनी पर निर्भर है। तो जो लोहा होता है उससे मशीनें बनेंगी, तो इसीलिए अन्य उद्योग इससे पर निर्भर होते हैं। विविध प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, विनिर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। याद रखना, इसीलिए इस्पात को हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए एक कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कौन? तो लौह इस्पात उद्योग। लिखा है, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इससे प्रचुर कच्चा माल और तैयार माल दोनों की भारी और अस्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। याद रखना,
इसके लिए क्या होता है, अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत भारी होता है। इस उद्योग के लिए लौह इस्पात जो है, कोकिंग जो है, कोल और चूना पत्थर का अनुपात 4:1 का अनुपात होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। देखना, अगर इस्पात को कठोर बनाना हो तो उसमें मैग्नीज भी मिलाया जाता है। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो मतलब इस्पात उद्योग कहाँ लगाए जाने चाहिए? जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो और बाजार से दूर भी हो सकता है, तब भी ये चलेगा। तो लिखा है, यह याद रहे कि इससे जो है नियमित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादन में तीसरे स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक है। यह जो है स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक था। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 16 में यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति खपत 208 ग्राम है। मतलब कि हमारे यहाँ लोहे की खपत भी कम है। ये भी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है। आगे लिखा है, इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत छोटे इस्पात उद्योग लगे थे। आगे है, मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिसमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग किया होता है। इसमें जो है रोलर्स होते हैं जिनसे इस्पात सिल्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील और निर्धारित उत्पाद की मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं, मतलब बहुत मुलायम इस्पात बनाते हैं, छोटे बनाते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने और उसे ढालने और उसे आकार देने की प्रत्येक क्रिया को कहते हैं। ठीक है। तो इस्पात कैसे बनता है उसी के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। तो याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस्पात को बेचने का काम करता है। 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश चीन भी है। ठीक है। तो उत्पादन भी ज्यादा करता है और खपत भी ज्यादा करता है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि जो है कौन कौन देश है जो सबसे अधिक जो है किए हैं। तो चीन और भारत दोनों में आप देख सकते हैं कि कब कब चीन का आंकड़ा है और भारत का आंकड़ा कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये भी अपने आप में एक जो है रिकॉर्ड है जो चीन को आगे ले जा रहा है। तो इसको पूरा पढ़ देते हैं तो हम मैपिंग की ओर आते हैं। लिखा है, भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अभी मैं पे आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ लोहा ज्यादा पाया जाता है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल अपेक्षित परिस्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लौह इस्पात की लौह ऐस की कम लागत होती है, यहाँ लोहा पाया जाता है। उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता है यहाँ सस्ता श्रम भी है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के नजदीक है और स्थानीय बाजार में इसकी मांग विशाल संभाव्यता सम्मिलित है क्योंकि कलकत्ता ये सब जैसे बाजार भी है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है तथा हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे यहाँ फिर भी अभी हम विकास उतना नहीं कर पाए हैं। क्यों? तो इसके निम्न कारण है। कैसे? उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। तो हमारे यहाँ कोकिंग कोयला कम पाया जाता है, इसलिए हम लौह इस्पात उद्योग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कम श्रमिक उत्पादकता ये भी है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, हमारे यहाँ ऊर्जा बराबर पूर्ति नहीं हो पाती है। और अविकसित अवसंरचना, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा कोटि का नहीं है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। तो हमारे यहाँ लगातार घर बनते रहते हैं तो वहाँ भी जो है इस्पात जो है खप जाता है। आगे लिखा है, निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को जो है प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। तो आज हमारे यहाँ अगर हम इस पर थोड़ा और ध्यान देंगे और अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ ये उद्योग और आसानी से बढ़ सकता है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है और कहाँ कहाँ इस्पात उद्योग लगाए गए हैं आप ये देख सकते हैं। तो इस्पात उद्योग कर्नाटक में याद रखना, विजयनगर में और भद्रावती में यहाँ लगाया गया है। सेलम है तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में राउरकेला, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम,
झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, दुर्गपुर, यही आपका इस्पात केंद्र है। इसी को आपको रट लेना है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। ठीक है, तो लिखा है भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में याद रखना एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो लोहे का प्रयोग ना करके एल्यूमिनियम का प्रयोग करते कहाँ? हवाई जहाज में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, कच्चा और शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा है। तो ये भी देखा जाने लगा है आजकल इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। यहाँ लिखा है कैसे बनता है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट कच्चा माल होता है, जो बॉक्साइट खनन से प्राप्त होता है, परिवहन द्वारा लाया जाता है। इसको जो है शोधशाला में इसको एल्यूमिनियम को जो है गलाया जाता है और फिर उससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। उसमें विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। याद रखना एल्यूमिनियम उद्योग में विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसको गलाने में ऊर्जा ज़्यादा लगती है। ठीक है, आगे लिखा है देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। 14-15 में भारत में 39.6 लाख टन से अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। परगल को मतलब उसको गलाने में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी, गहरी, हरे, लाल रंग की चट्टानों का होता है प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना एल्यूमिनियम बनाने में कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, आगे लिखा है इस उद्योग की स्थापना की दो मुख्य विशेष आवश्यकताएं होती हैं। पहला, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति हो। तो ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा तो ये उद्योग नहीं चलेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको अभी बताया था, बिजली ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी ये उद्योग आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन उद्योग क्या है? रसायन उद्योग वही होता है जहां पर, याद रखना, जहां पे प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो लिखा है, या फिर पेट्रोलियम का जहां पे उत्पादन होता है। तो लिखा है भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि का विस्तार हो रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्मित इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अकार्बनिक रसायनों में क्या क्या आता है? एल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, गोंद बनाने में, रंग रोगन बनाने में, डाई आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्षार, सोडा, ऐश, कांच, साबुन, शोधन और अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन और कास्टिक सोडा आदि में शामिल होता है। तो याद रखना पेट्रो रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यहाँ बता दिया गया है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि दवाइयों के निर्माण में हो, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो, इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र बनाने में, कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रंजक पदार्थ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, औषधि रसायनों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रसायन के समीप ही लगाए जाते हैं। तो याद रखना जहाँ पर रिफाइनरी होती है वहीं पर पेट्रो रसायन उद्योग जो है ये लगाए जाते हैं, रासायनिक उद्योग, जिससे उनको कच्चा माल वहाँ मिलता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन का एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका प्रयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाइए, ये बताया गया है बच्चों को, तो याद रखना। अब आते हैं उर्वरक उद्योग। तो हमारे यहाँ उर्वरक उद्योग क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। तो लिखा है उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरकों जैसे यूरिया, फास्फोटिक उर्वरक DAP कहते हैं, और अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास शामिल होते हैं। इन सब का यूज कहाँ होता है? कृषि में। इसलिए उर्वरक उद्योग तेजी से हमारे यहाँ बढ़ रहा है।
के उत्पादन केंद्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा पक्ष है पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है। हमारे पोटास नहीं होता है तो उसको आयात किया जाता है, और पोटास का उपयोग हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में हम विश्व में तीसरे नंबर पे हैं और आज भी उसी नंबर पे हैं, जहां 57 उर्वरक इकाइयां हैं जो नाइट्रोजन और मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती हैं। 29 इकाइयां यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयां उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं, और तथा 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन करती है। तो हमारे यहाँ मतलब यही सब कारण है उद्योग लगाने के। तो लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र में इस 10 उपक्रम और भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा में, तो गुजरात में क्या है, हजीरा है, जहां पर उर्वरक उद्योग लगाया गया है। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है वहां पे। ठीक है। आगे जब हरित क्रांति हमारे यहाँ आई तब उर्वरक का मांग बढ़ गई। क्यों? तो लिखा है हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर उसकी मांग भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र ज्यादा है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। ठीक है। तो अन्य राज्य हैं जहाँ पे इसका उत्पादन कम होता है, और ऊपर इन राज्यों में उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग याद रखना, ये निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। तो ये भी एक आधारभूत उद्योग होता है। ठीक है। तो लिखा है घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। तो याद रखना, इसे भी आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो अन्य उद्योगों का विकास हो नहीं सकता है। तो इस उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे, तो याद रखना सीमेंट उत्पादन के लिए क्या कच्चा माल होना चाहिए? तो लिखा है चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों के बाजार उपलब्ध हैं। तो याद रखना गुजरात में सीमेंट उद्योग क्यों लगाया गया? जिससे खाड़ी के देशों को सीमेंट को पहुंचाया जा सके, क्योंकि वहां सीमेंट उत्पादन नहीं होता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। 1989 से मूल्य और वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों ने सीमेंट उद्योग ने क्षमता, प्रक्रिया और औद्योगिक व उत्पादन में अत्यधिक तरक्की की। तो हमारे यहाँ जब से उदारीकरण आया तब से सीमेंट की मांग तेजी से हमारे यहाँ बढ़ गई। आगे लिखा है गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई। तो विदेशों में इसकी मांग ज्यादा हो गई है। यह उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी मांग घरों में मतलब हमारे देश में भी ज्यादा है और विदेशों में ज्यादा है, और कई देशों में सीमेंट उत्पादन होता नहीं है, तो वहां मांग हमारे देश से की जाती है, पूर्ति की जाती है। मोटर गाड़ी उद्योग, हमारे यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग बहुत ही जो है काफी आगे बढ़ चुका है। और याद रखना जब दिवाली या जैसे कुछ त्यौहार आता है तो लोग त्योहारों में गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी मांग उसमें डिमांड ज्यादा रहती है। तो मोटर गाड़ी उद्योग हमारे यहाँ बहुत ही आगे है। इसको हम ऑटोमोबाइल उद्योग भी कहते हैं। ठीक है। तो लिखा है मोटर गाड़ी यात्रियों और सामान के तीव्र परिवहन के साधन होते हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहु उपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और लगातार हमारे यहाँ वाहनों की मांग बढ़ रही है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, 2 पहिया और तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ इन उद्योगों का इन परिवहन का तेजी से विकास हुआ है। क्यों? मांग बढ़ी है, क्योंकि जनसंख्या इसी पर डिपेंड हो रही है। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग ने आधारभूत उन्नति की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज इसकी 15 इकाइयां यात्री कार और बहु उपयोगी वाहन बनाती हैं, 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन और 14 इकाइयां 2 पहिया और तिपहिया वाहन निर्मित करती हैं। हमारे यहाँ
यह उद्योग कहाँ ज़्यादा फैला हुआ है? तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। तो जो बड़े बड़े नगर हैं वहीं पर जो है मोटर जो है उद्योग लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिमांड इसकी ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये भी हमारे देश में एक बहुत तेजी से फल फूल रहा है ये उद्योग। इसे सनराइज उद्योग भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो लिखा है इलेक्ट्रिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तथा बनाए जाते हैं। तब तक ठीक है। बेंगलुरु है वो भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक उद्योग पनप रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या के क्षेत्र हैं और यहाँ इसकी मांग क्या है? ज़्यादा है। वर्ष 2010-11 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया तथा देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी एक अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। यहाँ महिलाओं को रोजगार ज्यादा मिला है। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी तेजी से हो रही है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से जो बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है, इससे इसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सूचना तकनीक प्रौद्योगिकी के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मांग भी ज्यादा है। ठीक है, इनका निरंतर विकास है। अब आगे आते हैं हम लोग। ये इसके पहले एक मैप यहाँ दिया है, मैप को देख लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण से क्या नुकसान होता है। तो याद रखना, ये जो लिखा है ये सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो सॉफ्टवेयर उद्योग श्रीनगर में, ठीक है, मोहाली में, नोएडा में, जयपुर में, गुवाहाटी में, इधर जो है इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, इन क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तिरुवनंतपुरम में तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ये नगर बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इनका विकास तेजी से हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण, मतलब उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो लिखा है यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लिखा है उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। याद रखा, उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है, जल होता है, भूमि होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं वायु प्रदूषण। तो लिखा है अधिक अनुपात में जो है अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण होती है। ध्यान रखना, हमारे देश में या कभी एग्जाम में आ जाए तो वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है, जो परिवहन उद्योग से निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कोयले के जलाने से निकलता है। वायु में निलंबित कण नुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा और धुआं। ये सब जो है वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। रसायन और कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं जो रिफाइनरियां होती हैं, परगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखानों प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। तो यही सब उद्योग हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं, जो 1945 में हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों और पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है, ये भी हमें जानना होगा। अगला है जल प्रदूषण। तो लिखा है उद्योगों द्वारा कार्बनिक और
तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। याद रखना, उद्योगों से जब हम गर्म पानी या रसायन छोड़ते हैं तो उससे नदियों में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। ये रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण और भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक जो है, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में प्रवाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश जो है, फॉस्फो, जिप्सम और लो इस्पात की अशुद्धियां शामिल हैं। ये सब जो है जल में घुल जाते हैं और जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तापीय प्रदूषण क्या होता है? जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा तापीय प्रदूषण किससे होता है, तो कारखानों से जो गर्म पानी होता है वो नदियों में छोड़ देते हैं, तालाबों में छोड़ देते हैं, तो तालाब का जल या नदी का जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा, तो वहाँ जो जीव जंतु होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों में जैसे कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रवाह जैसे परसों जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। ठीक है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बना देते हैं। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंच जाकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो याद रखना, भूमि प्रदूषण होगा तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है। आते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। याद रखना, अगर ध्वनि प्रदूषण कहीं होता है तो लोगों में जो है गुस्सापन आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत होती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्यों, कारखानों, उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने जो है, गैस यंत्रिकी और विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण उद्योगों से होता है, इसलिए उद्योगों को हमेशा शहरों से दूर लगाया जाता है। लिखा है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जाए। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब 1 लीटर जो है अपशिष्ट मतलब प्रदूषित जल से 8 लीटर जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सके, इसके कुछ उपाय सुझाए गए हैं। पहला, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना होगा आंसर। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण द्वारा उपयोग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जल का पहली बार तो न्यूनतम उपयोग किया जाए और उसी जल को बार बार उपयोग किया जाए जिससे अन्य जल की उपयोग बर्बादी न होने पाए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रह किया जाए कि जो से ग्राउंड वाटर के जल को उपयोग न किया जाए, जो वर्षा जल होता है उसी को रोक कर रखा जाए, उसी का उपयोग कारखानों में किया जाए। नदियों और तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़ों करना और काटना और तलछट जमाव सम्मिलित है। मतलब कि जो औद्योगिक कचरे होते हैं उनको अलग किया जाए। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें सड़ा दिया जाए या जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग के योग्य बनाया जाए। मतलब अपशिष्ट जल को ही हम बार बार उपयोग करें। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे देश में ये नियम होना चाहिए कि भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग न किया जाए। ठीक है। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, ठीक है, स्क्रैबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जो है जरूरतीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी हानिकारक चीजें हैं उनको निकालने के उपकरण होना चाहिए जिससे जो है प्रदूषण न जाने पाए। कारखानों में कोयले की उपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में जो है साइलेंसर लगाया जा सकता है जिससे ध्वनि प्रदूषण भी न होने पाए।
ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों का शोर नियंत्रण उपकरण भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। ये फरीदाबाद में यमुना एक्सप्रेस प्लांट के अंतर्गत वाहित मल उपकरण है। तो जो गंदा पानी बहता है उसी के यहाँ पे एक संयंत्र लगाया गया फरीदाबाद में, हरियाणा के। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय ताप विद्युतीकृत एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया एक मार्ग बताया गया है कि एनटीपीसी ने कुछ मार्ग सुझाया है। तो लिखा है भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली प्रमुख निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंध तंत्र जो है 14001 के लिए जो है ISO प्रमाण पत्र है। तो ये प्रमाण पत्र पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है, यह भी याद रखना। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस और ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है और इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। याद रखना, एनटीपीसी हमारे देश में विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है और वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विद्युत उत्पादन करता है, नहीं तो नहीं करता है। अधिकतम तकनीकों पर आधारित जो है उपकरणों का सही प्रयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार करना इसका काम है। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन करना। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ये सब एनटीपीसी का काम है। वो भी अब पर्यावरण के लिए काम करती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें थी मैंने बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका है सीमेंट उद्योग। इनमें से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो यह आपका कौन सा सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम को। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार एनसीईआरटी की मिलती रहे। ओके, थैंक यू।